ओके, तो हमने वेक्टर्स में पिछले क्लास में बहुत कुछ देखा था। इनफैक्ट पिछले 4 क्लासेस में जो कि हमने वेक्टर अलजेब्रा 1, 2, 3 एंड 4 करा है, उसमें काफ़ी कुछ देख लिया है हमने। यूनिट वेक्टर्स देख लिया है, वेक्टर्स को उनके कंपोनेंट्स में, रेस्पेक्टिव कंपोनेंट्स में कैसे रिजॉल्व करते हैं उसको देख लिया है। सो ये सारी की सारी चीज़ें देख ली हैं। तो अब हमें हमारा मेन फोकस जो होगा वो होगा प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ, कि किस तरह से प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे वेक्टर से रिलेटेड। आज हम वही करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको ये बता दूं कि जो भी कॉन्सेप्ट्स, जो भी कुछ आज मैं बताऊंगा, वो सारा का सारा डायरेक्टली आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग टैक्टिक्स से रिलेटेड है, कि किस तरह से वेक्टर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करते हैं। इसलिए ये फिजिक्स में बड़ा ही काम देने वाला है आपके। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं, आपके पूरे फिजिक्स के कोर्स में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज का क्लास आपको सबसे ज़्यादा ध्यान से देखना है, और जो हम शुरुआत करेंगे वो डेफिनेटली कुछ कॉन्सेप्ट से करेंगे जो कि बचे हुए हैं, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है। तो चलिए ये कर लेते हैं। और अभी ही मैं आपको बता दे रहा हूँ कि इस क्लास के बाद आई थिंक मैक्सिमम 2 क्लास लगेंगे जहाँ कि हम लोग वेक्टर्स को ख़त्म करेंगे, थियोरेटिकल पोर्शन को, क्योंकि अभी हमारा वेक्टर्स में डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, ये सब कुछ बचा हुआ है। तो इसको अगले 2 क्लास में हम लोग ट्रीट करेंगे। बट फॉर नाउ वी आर गोइंग टू learn how to solve problems related to the concepts that we have already studied। ठीक है, तो सबसे पहले शुरुआत जो आज करते हैं, जैसा कि मैंने कहा, कुछ कॉन्सेप्ट से करते हैं। सबसे पहला, कोलिनियरिटी क्या होता है, कोलिनियर वेक्टर्स, कोलिनियर लाइंस, कोलिनियर पॉइंट्स, व्हाट आर कोलिनियरिटी। लेट्स डिस्कस अबाउट दिस अ लिटिल बिट। कोलिनियरिटी, चलिए इसके बारे में एज अ होल पढ़ते हैं थोड़ा सा। अब कोलिनियरिटी क्या होता है, कोलिनियरिटी होता क्या है एक्चुअली में, कि मान लेते हैं हमारे पास एक लाइन है, हमारे पास एक लाइन है इस तरह करके, ठीक है, ये एक स्ट्रेट लाइन है। इस पे अगर कुछ पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी इस तरह से लाई कर रहा है, तो हम देख सकते हैं ये जो पॉइंट्स है ए, बी और सी, ये तीनों के तीनों पॉइंट्स इसी स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहे हैं। दैट मीन्स दीज 3 सेट्स ऑफ पॉइंट्स आर कोलिनियर। अब यहां पे बात आती है कि क्या ये जो पॉइंट्स है ये स्ट्रेट लाइन पे ही लाई करने चाहिए? नहीं। अगर कोलिनियरिटी का डेफिनेशन हम ठीक से पढ़ें, ठीक से स्टडी करें आगे जाके, तो हमें ये पता चलेगा कि जो लाइन का मॉडल ऑफ शेप होगा वो एक्चुअली में डिपेंड होगा कि लाइन का शेप क्या है। जैसे कि स्फेरिकल जियोमेट्री में, यूक्लिडियन जियोमेट्री में तो हम मोस्टली जो स्ट्रेट लाइन पे सेट ऑफ पॉइंट्स लाई करता है उसी को हम कहते हैं कि कोलिनियर है, एज फार एज यूक्लिडियन जियोमेट्री गोज। बट एज अ होल कोलिनियर पॉइंट्स का मतलब है कि किसी भी शेप के लाइन में, जैसे कि स्फेरिकल जियोमेट्री में जो लाइन होता है वो एक स्फीयर के ग्रेट सर्कल को इनसर्कल करता है, जैसे कि ये हो गया, ये हमारा एक सर्कल हो गया। तो ये जो इसका लाइन है, ये जो लाइन है, अब डेफिनेटली ये कोई स्ट्रेट लाइन तो है नहीं। अगर इस लाइन पे भी ये पॉइंट ए, बी, सी लाई करेंगे, या मोर देन दीज पॉइंट्स, तो ये सारे के सारे क्या होंगे, ये कोलिनियर होंगे। तो ये चीज़ ध्यान में रखना है आपको। हाँ, अभी का जो आपका स्टैंडर्ड है उसके अकॉर्डिंग आपको यही डेफिनेशन ज़्यादा पढ़ना होगा कि किसी भी स्ट्रेट लाइन पे अगर कुछ सेट ऑफ पॉइंट्स लाई करें तो उनको कोलिनियर कहा जाता है। बट उसका जो डेफिनेशन होता है उसको जब एक्सटेंड करते हैं हम, तो हम पाएंगे नहीं, किसी भी तरह के लाइन पे अगर एक ही लाइन होना चाहिए, ये नहीं कि ए बी सी इस पे भी लाई कर रहा है या ए बी इस पे लाई कर रहा है, सी कहीं किसी और सर्कल पे लाई कर रहा है, तो वो नहीं होगा कोलिनियर। ठीक है, ये एक ही लाइन होना चाहिए, वेदर द लाइन इज कर्व्ड और नॉट, इट डजंट मैटर। कोलिनियर का स्टैंडर्ड और वाइडर डेफिनेशन, एक्सटेंडेड डेफिनेशन यही होता है एक्चुअली। जरूरी नहीं है कि सेट ऑफ पॉइंट्स हमारे सिर्फ स्ट्रेट लाइंस पे ही लाई करे, वो कर्व लाइन पे भी लाई कर सकते हैं, बट वो लाइन एक ही होना चाहिए, क्योंकि जियोमेट्री में शेप अलग अलग होता है। तो लाइन जो होता है, स्ट्रेट लाइन और लाइन में फर्क है।
ये एक लाइन है जो कि एक सर्कल को डेवलप कर रहा है, बना रहा है, बट ये लाइन डेफिनेटली कर्व्ड लाइन है, राइट। ये एक स्ट्रेट लाइन है। तो लाइन जो है ना उसको एक प्रिमिटिवली डिफाइन किया गया एक सब्जेक्ट है लाइन को, ठीक है। लाइन जनरली एक अनडिफाइंड जियोमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन है, ठीक है। तो उसीलिए लाइन का जो शेप होता है ना वो स्ट्रेट भी होता है, कर्व भी होता है। तो इस चीज को हमें ध्यान रखना चाहिए, आगे के लिए आपको ये हेल्प करेगा। तो a set of points lie on the same line are said to be collinear, that's it। तो इसका डेफिनेशन लिख लीजिए, a set of points lie on the same line, इसीलिए मैं यहां पे स्ट्रेट लाइन नहीं लिख के सिर्फ लाइन लिख रहा हूं, आर सेड टू बी कोलिनियर, ठीक है। चलिए ये कोलिनियर पॉइंट्स का डेफिनेशन हो गया। उसी तरह नॉन कोलिनियर मतलब डेफिनेटली अलग अलग लाइंस पे पॉइंट्स लाई करेंगे, एक ही लाइन पे पॉइंट्स नहीं लाई करेंगे, तो वो सारे के सारे क्या होंगे, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स होंगे ना। अब हमें बात करना है कोलिनियर वेक्टर्स के लिए बेसिकली। अब देखिए जो कोलिनियरिटी का डेफिनेशन है और भी बहुत जगह पे एप्लीकेबल होता है, ट्राइंगल में इसको अप्लाई करते हैं और बहुत जगह करते हैं, लेकिन वो हम आगे जाके देखेंगे जहाँ पे उसकी ज़रूरत होगी, आवश्यकता होगी। बट यहाँ पे हमें जनरली कोलिनियरिटी का डेफिनेशन पता करना है। तो ये पॉइंट के लिए कोलिनियरिटी हो गया। अब लाइंस के लिए पहले कर लेते हैं, क्योंकि लाइंस के लिए जब कोलिनियरिटी का डेफिनेशन पता चल जाएगा कि कोलिनियर लाइंस नॉन कोलिनियर लाइंस क्या होते हैं, तो डेफिनेटली वेक्टर्स के लिए भी पता चल जाएगा। क्योंकि अगर स्ट्रेट लाइंस के लिए कोलिनियरिटी हमने डिफाइन कर लिया, तो चूंकि वेक्टर्स भी तो स्ट्रेट लाइंस ही होते हैं बेसिकली। फर्क इतना है कि वेक्टर्स का उन स्ट्रेट लाइंस का जो वेक्टर्स होते हैं उनका अपना एक डायरेक्शन होता है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि कोलिनियर लाइंस क्या होते हैं। कोलिनियर लाइंस वो लाइंस होते हैं जो कि एक दूसरे के साथ पैरेलल होते हैं, या इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं कि टू और मोर लाइंस आर सेड टू बी कोलिनियर व्हेन दे आर पैरेलल टू द सेम स्ट्रेट लाइन। यहां पे मैं स्ट्रेट लाइन की बात कर रहा हूं स्ट्रिक्टली, ठीक है। टू और मोर स्ट्रेट लाइंस आर सेड टू बी कोलिनियर इफ ऑल ऑफ देम आर पैरेलल टू अ पर्टिकुलर स्ट्रेट लाइन। अब यहां पे एक चीज और आपको ध्यान रखना होगा कि वो जब पैरेलल का डेफिनेशन हम पैरेलल को जब डिफाइन करते हैं ना कि पैरेलल स्ट्रेट लाइंस या इस तरह की चीजें, तो आपको एक चीज याद रखना होगा कि वो सारे के सारे लाइंस एक सेम प्लेन पे लाई करने चाहिए, ठीक है। वो सारे के सारे लाइंस सेम प्लेन पे लाई करने चाहिए। जैसे ये मेरा एक लाइन है और ये भी लाइन है, ये दोनों लाइन जो है वो सेम प्लेन पे है। हमारा यहाँ पे प्लेन है ये बोर्ड, इसी बोर्ड पे ये लाइन भी है, ये लाइन भी है, और ये दोनों पैरेलल है। हो सकता है कि एक लाइन यहाँ पे हो लेकिन ये डायमेंशन अलग है, ये दूसरा प्लेन है मेरा। अब हो सकता है कि ये लाइन और ये लाइन आपको एकदम दिखे कि सीधा है, बट इसका ये मतलब नहीं है कि दोनों पैरेलल है। अब पैरेलल लाइंस पहले थोड़ा समझ लेते हैं कि होता क्या है एक्चुअली। पैरेलल लाइंस आर दोज लाइंस which are being on the same plane do not meet however far they are produced। वो लाइंस पैरेलल होते हैं जो कि सेम प्लेन पे तो होते ही हैं, और उनको कितना भी एक्सटेंड कर दें हम, वो एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, एक दूसरे को टच भी नहीं करेंगे। Those kinds of lines are said to be parallel lines। अब ये दोनों लाइंस, इसको आप कितना भी प्रोड्यूस करिए किसी भी डायरेक्शन में, इन दोनों स्ट्रेट लाइंस को, और इधर आप कितना भी प्रोड्यूस कर लीजिए, इधर कितना भी प्रोड्यूस कर लीजिए, ये कभी भी एक दूसरे को टच नहीं करेगा। उसी तरह इसको इधर कर लीजिए, ये कभी भी एक दूसरे को टच नहीं करेगा, ठीक है। और इस लाइन का हर एक पॉइंट इस लाइन के उस पॉइंट के रेस्पेक्टिव, उस पॉइंट के कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट से हमेशा इक्वल डिस्टेंस पे होगा। जैसे कि यहाँ पे एक पॉइंट ए है और एकदम इसी के स्ट्रेट इस लाइन पे एक पॉइंट बी है, तो ये जो डिस्टेंस होगा
और यहाँ पे एक पॉइंट C है और इसके सीधे एक पॉइंट D है, ये जो डिस्टेंस होगा ये दोनों डिस्टेंस सेम होंगे। इसी तरह ये सारे के सारे डिस्टेंस हमेशा सेम होंगे। सो दिस इज बेसिकली द डेफिनेशन ऑफ पैरेलल स्ट्रेट लाइंस। तो पैरेलल स्ट्रेट लाइन क्या होते हैं? ऐसे लाइंस जो कि सेम प्लेन पे ड्रॉ किए जाते हैं और वो कभी एक दूसरे को टच नहीं करते हैं। दे नेवर टच और इंटरसेक्ट ईच अदर हाउएवर फार दे प्रोड्यूस्ड ऑन दैट पर्टिकुलर प्लेन। अब ये हो गया पैरेलल लाइंस का डेफिनेशन। अब थोड़ा वापस आते हैं हम। जैसा कि मैं बता रहा था आपको, हो सकता है कि यहाँ पे एक इसी तरह का आपको लाइन दिखे, तो दिस लाइन डू नॉट नेसेसरली बी पैरेलल टू दीज लाइन्स। व्हाई? अब आपको लगेगा कि भाई इसको भी हम लोग कितना भी प्रोड्यूस करेंगे तो ये तो कभी मीट नहीं करेगा, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि दोनों लाइंस पैरेलल है। इसीलिए पैरेलल लाइंस को जब डिफाइन कर लेते हैं तो उसको स्ट्रिक्टली हम क्या करते हैं कि दे मस्ट बी ऑन द सेम प्लेन। इस तरह से पहले ही उसको मान लेते हैं कि वो सेम प्लेन पे है। वो सारे के सारे लाइंस जो कि पैरेलल लाइंस है वो सेम प्लेन्स पे रहने चाहिए। ठीक है। अब डेफिनेटली दूसरे डायमेंशन में जब इस प्लेन पे है, हो सकता है कि इस तरह से मैं इसको एक पैरेलल लाइन की तरह ट्रीट करूं, किया जाता है ऐसा, बट जो स्ट्रिक्ट डेफिनेशन होता है पैरेलल लाइंस का, उसका यही मतलब होता है कि लाइन सेम प्लेन पे लाई करने चाहिए। ठीक है। कभी कभी जब हम प्रॉब्लम बनाते हैं तो डेफिनेटली हम ये अज्यूम करते हैं कि ये और ये लाइन एक दूसरे के पैरेलल है। कुछ उसमें स्पेशल हम अज्यूम करते हैं, मानते हैं, उसके बाद दोनों को पैरेलल मानते हैं। ऐसे ही नहीं, तो वहां पे उस केस में, उस सिचुएशन में कुछ ऐसा चीज आपको दिया होगा जो इन दोनों लाइंस को पैरेलल बना देगा। अदरवाइज जैसा कि मैंने कहा, जो डेफिनेशन होता है वो यही होता है कि द स्ट्रेट लाइंस lie on the same plane, do not meet however far they are produced, are said to be parallel to each other. That's it. This is the definition of parallel straight lines. Now come back to here. अब हमें डिफाइन करना है कि कोलिनियर लाइंस या कोलिनियर स्ट्रेट लाइंस क्या होते हैं। कोलिनियर स्ट्रेट लाइंस वो लाइंस होते हैं जो कि एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। That's it. That means parallel straight lines are said to be collinear. ठीक है, तो लिख लीजिए collinear lines। अब लाइंस की जब मैं बात कर रहा हूं तो हो सकता है लाइन कर्व्ड हो, इस तरह का लाइन हो। अब ये एक तरह से पैरेलल लाइंस है, कर्व्ड है बट पैरेलल है। ठीक है ना, तो इसके लिए भी कोलिनियरिटी डिफाइन हो रहा है, इसीलिए मैंने यहां भी लाइंस को लिख लिया है। लेकिन जनरली जैसा कि मैंने कहा, आपको स्ट्रेट लाइन के लिए पढ़ाई करना है, स्ट्रेट लाइन के लिए ही कोलिनियरिटी देखना है, तो आप अज्यूम कर सकते हैं कि मैं स्ट्रेट लाइंस के लिए ही बता रहा हूं। एक जनरलाइज डेफिनेशन के तौर पे मैं बता रहा हूं कि ये भी लाइंस पैरेलल हैं, दे आर कर्व्ड लाइंस बट दे आर पैरेलल टू ईच अदर, राइट। क्योंकि इनको भी हम कितना भी दूर प्रोड्यूस कर ले, एक दूसरे से मीट नहीं करेंगे ये, अगर इसी तरह से ये जाएंगे तो। लेकिन ये हो गई कि ये हायर क्लासेस में आपको इसको ज़्यादा ये कर्व्ड पैरेलल लाइंस के बारे में देखना है, आपको यहाँ पे फिलहाल स्ट्रेट लाइंस के बारे में ही देखना है, तो हम स्ट्रेट लाइंस को ही डिफाइन करते हैं। ठीक है, चलिए। लेकिन फिर भी मैं यहाँ लाइंस लिख रहा हूँ, स्ट्रेट नहीं लिख रहा हूँ, ताकि ये चीज़ आपके दिमाग में हमेशा रहे। कोलिनियर लाइंस those lines which are on the, चाहे इसको ऐसे लिखिए, क्योंकि पैरेलल का तो डेफिनेशन आपको पता चल गया कि पैरेलल लाइंस क्या होते हैं। सेम प्लेन पे, तो प्लेन वाला बात तो पैरेलल जब लिखूंगा तो वो आ ही जाएगा। तो इसको लिखते हैं दोज लाइंस, चाहे इस तरह करके लिखते हैं, a set of lines parallel to a single line या parallel to the same line, parallel to the same line
are said to be collinear। ठीक है, अगर आपको इस डेफिनेशन में थोड़ा सा भी लग रहा है कि ये कंफ्यूज्ड है या कुछ वैसा है, तो आपको क्या करना चाहिए, इस तरह से भी आप डिफाइन कर सकते हैं। अ सेट ऑफ, यहां लिख लीजिए, कोलिनियर स्ट्रेट लाइंस, ए सेट ऑफ स्ट्रेट लाइंस parallel to the same straight line are said to be collinear। ठीक है, अब जैसे ही मैंने कहा पैरेलल, तो आपको समझ ये अज्यूम कर लेना है कि ये सारे के सारे लाइंस किसी सेम प्लेन पे लाई कर रहे हैं। यानी कि अगर ये बोर्ड है मेरा, वाइट बोर्ड, इसी पे सारे के सारे लाइंस लाई कर रहे हैं। क्योंकि पैरेलल लाइन का डेफिनेशन आपने थोड़ी देर पहले सुना मेरे से, कि वैसे लाइंस जो कि सेम प्लेन पे लाई करते हैं और उनको कितना भी हम प्रोड्यूस कर दें, खींच दें इधर उधर, राइट या लेफ्ट में, या जिस डायरेक्शन के तरफ है उसके एंड में हम जितना भी उसको एक्सटेंड कर दें, वो लाइंस कभी एक दूसरे को टच नहीं करेंगे। ठीक है, तो वैसे लाइंस पैरेलल स्ट्रेट लाइंस होते हैं। तो अगर आपको सिर्फ स्ट्रेट लाइन में याद रखना है तो इसको कर लीजिए, और अगर लाइंस के टर्म में डेफिनेशन याद रखना है तो इसको आप कर सकते हैं। चलिए, और नॉन कोलिनियर लाइंस क्या होते हैं, या नॉन कोलिनियर स्ट्रेट लाइंस क्या होंगे, जो कि एक दूसरे से पैरेलल नहीं होंगे, दैट्स इट। तो नॉन कोलिनियर लाइंस, नॉन कोलिनियर लाइंस, लाइंस और स्ट्रेट लाइंस which are not parallel to each other। ठीक है, वैसे लाइंस जो कि एक दूसरे के पैरेलल नहीं है। अब यहाँ पे बात आती है, मान लीजिए कि हमारे पास तीन लाइंस है, एक ये और एक ये दोनों लाइन तो पैरेलल है, ये लाइन ए है, ये लाइन बी है, ये लाइन सी है। अब आपसे पूछा जाएगा कि क्या ये तीनों लाइन कोलिनियर है? नहीं है। क्यों? क्योंकि भाई ये दोनों तो पैरेलल है बट ये वाला नहीं है, तो इसलिए ये तीनों लाइन कोलिनियर नहीं है। बट यस, दीज टू लाइन्स आर कोलिनियर विथ ईच अदर। But when it comes to whether all these three lines are collinear or not, no, they are not, because C is clearly not parallel to A and B। तो आपने देख लिया कि कोलिनियर और नॉन कोलिनियर लाइंस क्या होते हैं। अब आपको कोलिनियर और नॉन कोलिनियर लाइंस पता चल गया, तो आप कोलिनियर और नॉन कोलिनियर वेक्टर्स को भी डिफाइन कर सकते हैं। वेक्टर्स एक स्ट्रेट लाइन होता है जिसका एक डायरेक्शन होता है, राइट। तो कोलिनियर वेक्टर्स वैसे वेक्टर्स जो कि एक दूसरे के पैरेलल हो, या वैसे वेक्टर्स जो किसी सेम लाइन के पैरेलल हो, उनको कोलिनियर वेक्टर्स कहते हैं। चलिए इसको भी लिख लेते हैं। कोलिनियर एंड नॉन, याद रहे कोलिनियर और कोप्लेनर पे बहुत सारे प्रॉब्लम्स पूछे जाते हैं। कोलिनियर एंड नॉन कोलिनियर वेक्टर्स। अब वेक्टर के बारे में तो पता है कि वेक्टर्स जो होते हैं स्ट्रेट लाइंस होते हैं जिनका अपना पर्टिकुलर डायरेक्शन होता है। तो यहाँ पे जो भी डिफाइन होगा स्ट्रेट लाइंस के लिए ही होगा। इसीलिए मैंने कहा था, जब मैं डिफाइन कर रहा था कोलिनियर लाइंस को, तो इसलिए मैंने कहा था कि स्ट्रेट लाइंस के लिए ही आपको पढ़ना है कोलिनियरिटी अभी। ठीक है, चलिए, तो सब कुछ आप याद रख सकते हैं स्ट्रेट लाइंस के टर्म में, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। मैं आपको बस
ये बता रहा था कि कर्व्ड लाइन भी पैरेलल होते हैं। चलिए, कोलिनियर एंड नॉन कोलिनियर वेक्टर्स। कोलिनियर वेक्टर्स, a set of vectors are said to be collinear when if they are parallel to the same straight line। ठीक है, a set of vectors are said to be collinear if they are parallel to the same straight line। अब मान लेते हैं ये मेरा एक स्ट्रेट लाइन है। अब ये डेफिनेशन इस तरह से हम क्यों डिफाइन कर रहे हैं, क्योंकि जब आपको याद होगा कि जो पैरेलल लाइंस का डेफिनेशन होता है वो क्या होता है कि एक थ्योरम होता है, हम बेसिकली उसको ऐसा कह सकते हैं कि थ्योरम होता है कि अगर दो या दो से ज़्यादा लाइन है, अगर वो सारे के सारे लाइंस किसी एक लाइन के पैरेलल हों तो वो सारे के सारे लाइंस एक दूसरे के भी पैरेलल होंगे। तो यहाँ भी अ सेट ऑफ वेक्टर्स आर सेड टू बी कोलिनियर इफ दे आर पैरेलल टू द सेम स्ट्रेट लाइन। यानी कि अगर ढेर सारे आपके पास वेक्टर्स हैं, यानी कि दो या दो से ज़्यादा वेक्टर्स हैं, ऐसा समझ लीजिए, अगर वो सारे के सारे वेक्टर्स एक ही स्ट्रेट लाइन के पैरेलल हों, दैट मीन्स वो सारे के सारे वेक्टर्स एक दूसरे से भी पैरेलल हों। तो ये डेफिनेशन आप इस तरह से भी कह सकते हैं कि अ सेट ऑफ वेक्टर्स विच आर पैरेलल टू ईच अदर आर सेड टू बी कोलिनियर और आर सेड टू बी कोलिनियर वेक्टर्स। ये डेफिनेशन मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है, इसलिए मैंने इस डेफिनेशन को यहाँ पे सिलेक्ट किया है। चलिए, तो ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये वेक्टर मान लेते हैं वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, ये वेक्टर सी है, ये डी है। अब ये सारे के सारे वेक्टर्स इसी लाइन के पैरेलल हैं, दैट मीन्स ये सारे के सारे वेक्टर्स एक दूसरे के भी पैरेलल हैं, तो इस तरह के ही वेक्टर्स को हम कहते हैं कोलिनियर वेक्टर्स। सो वेक्टर्स which are parallel to each other or parallel to the same straight line are known as collinear vectors। चलिए, अब उसी तरह से नॉन कोलिनियर वेक्टर्स होता है। नॉन कोलिनियर वेक्टर्स एकदम इसी का उल्टा डेफिनेशन, दोज वेक्टर्स which are not parallel to the same straight line, a set of vectors not parallel to the same straight line are said to be non-collinear। ठीक है, तो ये नॉन कोलिनियर वेक्टर्स कहलाते हैं। जैसे मान लेते हैं कि ये मेरा वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है और ये वेक्टर सी है, ये मेरा स्ट्रेट लाइन है। अब ये दोनों वेक्टर तो इस स्ट्रेट लाइन के पैरेलल हैं, यानी कि ये दोनों भी एक दूसरे के पैरेलल हों, बट ये सी नहीं है, इसलिए वेक्टर्स ए बी एंड सी आर नॉन कोलिनियर वेक्टर्स। तो आई होप कोलिनियरिटी का कॉन्सेप्ट जो है आपका क्लियर हो गया होगा। अब चलिए एक दूसरे कॉन्सेप्ट की तरफ आगे चलते हैं और उसका नाम है कोप्लेनर या कोप्लेनारिटी, उसको भी देख लेते हैं, उसके बाद हम अपना प्रॉब्लम के काम में लग जाएंगे। सो प्लेन आपको पता ही है कि क्या होता है,
जब दो स्ट्रेट लाइंस मिलते हैं किसी पॉइंट पे तो वो प्लेन को प्रोड्यूस करते हैं। ये हमने देखा है जब हम एक्स और वाई एक्सिस ओरिजिन पे मिलता है तो ये जो है प्लेन को डिवाइड करता है। ये पूरा क्या हो गया, हमारा एक्स वाई प्लेन हो गया। ये हमारा एक्स वाई प्लेन है, ये एक्स वाई प्लेन है, ये एक्स वाई प्लेन है, ये भी एक्स वाई प्लेन है। उसी तरह से जब हम इसमें एक जेड एक्सिस को भी डालते हैं, यानी कि ये 3 डायमेंशन जब हम बनाते हैं तो एक्स, हाँ ठीक है, तो ये सिर्फ प्लेन नहीं बनाता है। अब यहां प्लेन तो बन ही रहा है, ये एक्स वाई प्लेन है, ये वाई जेड प्लेन है और ये एक्स जेड प्लेन है। 3 प्लेन यहां पे बन रहा है। बट एज अ होल ये एक 3 डायमेंशनल स्पेस को फॉर्म कर रहा है। यानी कि ये पूरा रूम, इसका फ्लोर, इसका जो कुछ हाइट है, सब कुछ, ये पूरा रूम एक 3 डायमेंशनल सिस्टम है। एक 3 डायमेंशनल सिस्टम है ये पूरा रूम। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि जब 3 डायमेंशंस को हम किसी पॉइंट पे मिलाते हैं, यानी कि एक्स वाई जेड को, तो वो पूरा सिस्टम प्लेन तो फॉर्म करता ही है, बट 3 प्लेन फॉर्म करता है एक्स वाई। अब मान लेता हूं, अब आपको ये सपोज कर लीजिए कि ये एक हॉरिजॉन्टल ग्राउंड है, ये मेरा आपके तरफ जो ये लाइन है ये एक्स है, इसी से परपेंडिकुलर ग्राउंड पे ही इस तरफ वाई है, और इस तरह से ये क्या हो गया, ये जेड एक्सिस हो गया। तो ये जो फ्लोर का प्लेन है वो तो था ही, अब यहाँ पे ये भी प्लेन बना रहा है, एक एक्स के साथ एक वाई के साथ। तो एज अ होल ये पूरा 3 डायमेंशनल स्पेस को क्रिएट कर रहा है। इसीलिए जब एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करते हैं तो हम पूरे 3 डायमेंशनल स्पेस की बात करते हैं रादर देन अ सिंगल प्लेन। ठीक है, चलिए तो अब डिफाइन करते हैं कि अब देखते हैं कि कोप्लेनर क्या होता है। सबसे पहले पॉइंट के टर्म में देखते हैं। वैसे सेट ऑफ पॉइंट्स जो एक ही प्लेन पे लाई करते हो उनको हम कहते हैं कोप्लेनर पॉइंट्स। जैसे मान लेते हैं ये हमारा एक प्लेन है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। अब चूंकि ये दोनों पॉइंट इसी प्लेन पे हैं इसलिए ये कोप्लेनर पॉइंट्स कहलाएंगे। अगर एक पॉइंट यहां पे है, इस जगह पे, इस प्लेन पे तो नहीं है, दूसरे प्लेन पे है, मान लेते हैं कि यहां पे है, तो ये जो पॉइंट है इनके साथ कोप्लेनर नहीं है। ठीक है, इस प्लेन पे भले अगर ये वाला जो पॉइंट है अगर ये C होगा और इसी प्लेन पे कहीं पे होगा तो डेफिनेटली ये तीनों पॉइंट्स कोप्लेनर होंगे, अदरवाइज नॉट। सो पॉइंट्स लाई ऑन अ सेम प्लेन आर सेड टू बी कोप्लेनर। चलिए उसी तरह से कोप्लेनर लाइंस क्या होते हैं, वैसे स्ट्रेट लाइंस जो कि सेम प्लेन पे लाई करते हों। जैसे अब यहाँ पे एक लाइन है, ये लाइन यहाँ पे है, तो चूंकि ये सेम प्लेन पे लाई कर रहे हैं इसलिए ये क्या होंगे, कोप्लेनर होंगे। उसी तरह वेक्टर्स, कोप्लेनर वेक्टर्स क्या होते हैं, वेक्टर्स लाई ऑन द सेम प्लेन आर सेड टू बी कोप्लेनर, दैट्स इट। तो हम सीधे वेक्टर के टर्म में डिफाइन कर लेते हैं। पॉइंट्स के टर्म में आपको तो याद हो गया होगा कि सेम प्लेन पे जो पॉइंट्स लाई करेंगे वही पॉइंट्स क्या कहलाते हैं, कोप्लेनर। कोप्लेनर and non-coplanar vectors. A set of vectors lie on the same plane are said to be coplanar vectors. Otherwise they are non-coplanar. Otherwise
otherwise they are non-coplanar vectors। ठीक है, अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स कहलाएंगे। चलिए, पॉइंट के टर्म में कोप्लेनर का क्या मतलब होता है? एक्चुअली जब पॉइंट्स के टर्म में हम डिफाइन करते हैं ना, वही इसका स्टैंडर्ड डेफिनेशन होता है। कोलिनियर या कोप्लैनरिटी, दोज पॉइंट्स और अ सेट ऑफ पॉइंट्स लाई ऑन अ सिंगल प्लेन और ऑन द सेम प्लेन आर सेड टू बी कोप्लेनर। चलिए, दैट्स इट। ये दोनों कॉन्सेप्ट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। अब चलिए बढ़ते हैं हम प्रॉब्लम की तरफ। अब देखिए, जो पहला प्रॉब्लम हम बनाएंगे उसमें हम सीखेंगे कि वेक्टर के कंपोनेंट्स को यूज करके किस तरह से प्रॉब्लम को बनाते हैं। और ये जो पहला प्रॉब्लम है रिलेटिव वेलोसिटी से आधारित है। ये प्रॉब्लम भी इंपॉर्टेंट क्यों होने वाला है? क्योंकि आपका जो फिजिक्स का कोर्स है, मैं हमेशा डेली इस बात पे जोर दे रहा हूँ, जो आपका फिजिक्स का कोर्स है उसमें लगभग पूरे फिजिक्स में इसी छोटे से कॉन्सेप्ट का यूज़ किया गया है। किसी वेक्टर को कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करते हैं और उसके बाद उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, दैट्स इट। बट इसको जानना होगा कि किस तरह से रिजॉल्व किया जाता है, किस तरह से क्या करते हैं, किस तरह से डायरेक्शन को फाइंड आउट करते हैं। तो चलिए इस चीज़ को हम अब यहाँ पे देखते हैं। तो प्रॉब्लम्स को शुरू करते हैं अब। चलिए, प्रॉब्लम नंबर 1। एन एयरप्लेन moves in a northwesterly direction at 125 miles per hour relative to the ground, due to the fact there is a westerly wind, of 50 miles per hour relative to the ground। डेफिनेटली ग्राउंड हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, ठीक है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब जिस पॉइंट के या जिस सरफेस के रिस्पेक्ट में सब कुछ हम मेजर करते हैं। फिजिक्स में भी यही करते हैं, यहां भी यही करेंगे, क्योंकि दिस इज बेसिकली अ फिजिक्स प्रॉब्लम। हाउ फास्ट the plane have traveled if there were no wind। ठीक है, कहा जा रहा है कि एक प्लेन है, एयरप्लेन है, जो कि नॉर्थ वेस्टर्ली डायरेक्शन में मूव कर रहा है। अब यहाँ पे एक चीज़ सबसे पहले समझ लीजिए, जब भी क्वेश्चन में इस तरह का कुछ हो, नॉर्थ वेस्टर्ली या नॉर्थ वेस्ट, ईस्ट साउथ, जहाँ की कुछ एंगल वैंगल नहीं दिया हो, तो आपको इस तरह से समझ लेना है।
कि एकदम जो दो डायरेक्शन को मेंशन किया गया हो, जैसे कि नॉर्थ ईस्ट या ईस्ट नॉर्थ अगर मेंशन किया गया हो, दैट मीन्स जो वेक्टर है हमारा वो एकदम 45 डिग्री पे है, दोनों से एकदम बीच में है, एकदम इस 90 डिग्री को बाइसेक्ट करता हुआ जा रहा है। ये हमेशा अज्यूम आपको कर लेना है। अगर ऐसा नहीं होगा तो यहाँ पे कुछ ना कुछ एंगल दिया होगा कि 33 डिग्रीज ईस्ट ऑफ नॉर्थ और समथिंग लाइक दैट। चलिए, तो यहाँ पे एक एयरप्लेन है जो कि नॉर्थ वेस्टर्ली डायरेक्शन पे 125 माइल्स पर आवर रिलेटिव टू द ग्राउंड मूव कर रहा है, और वो भी किस कारण से? क्योंकि ड्यू टू द फैक्ट देयर इज अ वेस्टर्ली विंड ऑफ 50 माइल्स पर आवर रिलेटिव टू द ग्राउंड। चूंकि विंड वेस्ट के तरफ 50 माइल्स पर आवर के स्पीड से बह रहा है, तो उसी कारण से कोई एयरप्लेन जो है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में 125 माइल्स पर आवर के रिस्पेक्ट में मूव कर रहा है। यानी कि विंड अगर नहीं होता तो डेफिनेटली इसका स्पीड कुछ अलग होता। अब देखिए, हाउ फास्ट वुड द प्लेन हैव ट्रैवल्ड इफ देयर वाज नो विंड। अगर विंड, हवा नहीं बहती तो जो प्लेन है उसका स्पीड क्या होता? चलिए, इस तरह के क्वेश्चन में सबसे पहले हमें जो हमारा, अब देखिए ये क्वेश्चन 2 डायमेंशन में बनेगा, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट में। उसमें हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो हम मानेंगे उसको ग्राउंड मानेंगे, और ग्राउंड को कहाँ पे फ्रेम ऑफ रेफरेंस मानेंगे? ऑरिजिन के पास। हमेशा ये काम करना है चाहे किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो। तो ये हमने अपने प्लेन को एक्सिस के थ्रू डिवाइड कर लिया है, ईस्ट वेस्ट, ये नॉर्थ और ये साउथ। ठीक है, थोड़ा सा और मैं बड़ा बनाता हूं ताकि आपको ठीक से सब कुछ दिखे। इसको आप लिख लीजिएगा क्योंकि मैं इरेज कर दूंगा थोड़ी देर में इसको। ये हो गया ईस्ट जो कि एक्स एक्सिस है, ये हो गया वेस्ट जो कि नेगेटिव एक्स है, ये हो गया नॉर्थ जो कि डेफिनेटली क्या है? वाई एक्सिस है, और ये हो गया आपका साउथ। ये हमारा है ऑरिजिन जो कि डेफिनेटली हमारा प्लेन ऑफ रेफरेंस है। ठीक है, ये क्या है? हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस। यही ग्राउंड है, इसी को हम समझते हैं, यही से सब कुछ मेजर हो रहा है। चलिए भाई, डेफिनेटली ग्राउंड पे किसी पॉइंट पे खड़े हुए तो होके ही तो सब कुछ मेजर कर रहे होंगे ना, तो दिस इज दैट पर्टिकुलर पॉइंट एंड दिस इज आवर फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इसको फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। जिस पॉइंट से या जिस सरफेस से सब कुछ मेजर हम करते हैं उसको फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। सो एयरप्लेन पहले देख लेते हैं। पहले कुछ स्पीड है दिया हुआ है, वेलोसिटी, उसको सपोज कर लेते हैं। लेट वी पी जी is equal to the velocity of the plane with respect to ground with wind। wind के साथ, इसको आपको याद रखना है, VW the velocity of wind with respect to ground and Vp be the velocity of plane with respect to ground without wind। यही हमें फाइंड आउट करना है। चलिए भाई, सबसे पहले है कि जो ये वेलोसिटी है ये है आपका नॉर्थ वेस्टर्ली डायरेक्शन में, यानी कि एकदम इस तरह से। वेक्टर वी पी जी साफ साफ है कि इसका दो कंपोनेंट होगा, एक एक्स के तरफ एक वाई के तरफ, ये हमने पढ़ा हुआ है। चलिए भाई, अब है वी डब्ल्यू, द वेलोसिटी ऑफ विंड रिलेटिव टू द ग्राउंड।
तो ये वेलोसिटी हमारा किस तरफ है, वेस्ट के तरफ है डायरेक्ट। तो ये वेलोसिटी, इससे इसका मैग्नीट्यूड छोटा है तो थोड़ा छोटा ही दिखाएंगे हम इसको। ये हो गया हमारा वेलोसिटी ऑफ विंड। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब है वीपी, वेलोसिटी ऑफ द प्लेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड विदाउट विंड। यही हमें फाइंड करना। अब ये क्या होगा, ये हमें कुछ नहीं पता है कि इसका डायरेक्शन क्या होगा या किस तरह से होगा, तो हम इसको ड्रॉ कैसे करें भाई। कुछ नहीं करना है आपको। सबसे पहले इस वेक्टर को, हमें पता है कि किसी भी वेक्टर का पोजीशन हम चेंज कर सकते हैं उसका डायरेक्शन को चेंज किए बिना, हमें पता है। चलिए भाई, तो इसका हम फायदा क्यों नहीं उठाएं। क्या करते हैं कि ये जो वेक्टर है उसको उठा के यहाँ पे इस तरह से लेके जाते हैं। ये हो गया वेक्टर वी पी जी। इस वेक्टर को उठा लेते हैं यहाँ से बिना इसके डायरेक्शन को चेंज किए हुए, इसके टेल को इसके हेड पे रखते हैं और एकदम इस तरह से इसको ड्रॉ कर देते हैं। ये क्या हो गया, वी डब्ल्यू। यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ये वेक्टर डेफिनेटली एक ऐसा वेक्टर होगा जो कि इस वेक्टर के टेल से लेके इसके हेड की तरफ डायरेक्टेड होगा। इस तरह से वेक्टर वी पी। और यही वेक्टर हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। यही वेक्टर क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है। चलिए भाई, तो इसको फाइंड आउट करते हैं, हम देखते हैं। यही रिजल्टेंट जो है हमारा क्या है, रिक्वायर्ड वेलोसिटी है, जो कि हमें फाइंड आउट करना है, इसका मैग्नीट्यूड बेसिकली और डायरेक्शन भी। तो ये फिगर आपको समझ में आ गया। अब यहां से ये तो साफ साफ है कि Vp इज इक्वल टू Vpg प्लस Vw। एडिशन ऑफ वेक्टर्स आप अगर याद करेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा। इस वेक्टर का डेफिनेटली एक y कंपोनेंट होगा, एक x कंपोनेंट होगा। अब ये 45, ये 45, तो ये पूरा क्या है, 135 डिग्री। इतना तो आपको समझ में आ रहा है। ये जो वेक्टर है, जो थोड़ा मैं ये बड़ा बना रहा हूं, ये क्या है, ये जो वेक्टर है ये है वी पी जी एक्स, यानी कि इसका एक्स कंपोनेंट है ये पूरा यहां से यहां तक। उसी तरह ये या फिर ये वेक्टर, ये क्या है, वी पी जी वाई, इस वेक्टर का वाई कंपोनेंट। ये भी समझ में आ रहा होगा आपको, यहां भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। Vp इज इक्वल टू वेक्टर Vp इज इक्वल टू वेक्टर वी पी जी प्लस वेक्टर वी डब्ल्यू। यहां भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यही चीज मैंने यहां पे लिख दिया है, एक अलग रिलेशन बना के। चलिए भाई, अब हम क्या करें। अब यहाँ पे सब कुछ का काम है, कंपोनेंट्स का, यूनिट वेक्टर्स का, सब कुछ। यहाँ पे आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। चलिए, इसको मैं इरेज करता हूँ। सबसे पहले इन सबको इरेज कर देता हूँ क्योंकि इनका काम मैंने कर लिया है यहाँ पे। चलिए भाई, बहुत ध्यान से समझना है इसको। इसको आपने जहाँ समझा, आपको आज ही से, इसी समय से आपका फिजिक्स देखिएगा आसान लगने लगेगा। जहाँ पे वेक्टर से रिलेटेड प्रॉब्लम आप बनाएंगे, दैट इज मोशन इन 2 and 3 डायमेंशन से लेके आगे एकदम जहाँ तक फिजिक्स है। तो दिस इज गोइंग टू बी अ टूल फॉर यू। ठीक है, ये हमने लिख लिया, ये हमारा वाई एक्सिस था। चलिए भाई, सबसे पहले हम कंपोनेंट में रिजॉल्व, जब हमने देखा था कि 2 डायमेंशन में किसी भी वेक्टर को उसके कंपोनेंट में कैसे रिजॉल्व करते हैं, तो थोड़ा सा उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। अगर ये वेक्टर कोई हमारा वेक्टर ए मान लेते हैं इसको, तो ये इसका एक्स कंपोनेंट, ये वाई कंपोनेंट। ऐसे होता था। इसका वेक्टर कंपोनेंट इस तरह से हम दिखाते थे,
और ये एंगल अल्फा है जो कि डेफिनेटली पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स के साथ बन रहा है। तो हमारा जो ए एक्स होता था वो ए कॉस अल्फा होता था और ए वाई जो होता था वो ए साइन अल्फा होता था। यहाँ पे कोई हमें दिक्कत नहीं है, ये एंगल ही ये बता देगा कि इन कंपोनेंट्स का डायरेक्शन किस तरफ है। जो ये एंगल है ना, यही इसके डायरेक्शन को डिक्टेट कर देगा। अब यहाँ पे ये जो एक्स कंपोनेंट है इसका वो नेगेटिव होना चाहिए। आप देखेंगे थोड़ी देर में कि ये एंगल आपको बता देगा। आपने ट्रिगोनोमेट्री पढ़ा है, अब जाके अगर नहीं पढ़ा है आपने तो आपको देखना चाहिए और आपको पता चल जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अभी आप देखेंगे भी यहाँ पे, बट ऑब्वियसली जिन्होंने ट्रिगोनोमेट्री सही से नहीं देखा है या अभी तक नहीं पढ़ा है उनको थोड़ा सा दिक्कत होगा यहाँ पे, इसलिए गो एंड वॉच दैट। चलिए भाई, तो इस तरह से कंपोनेंट को रिजॉल्व करते हैं। अगर यही वेक्टर इस तरह से होता है, इधर रहता, तो डेफिनेटली इसी तरह का कुछ है। ये वेक्टर ए है, ये इसका एक्स कंपोनेंट है, ये इसका वाई कंपोनेंट ऊपर की तरफ है। ये एंगल अल्फा है, राइट? ये एंगल क्या है हमारा? अल्फा। तो हमने देखा था कि साइन जो अल्फा होगा वो किसके बराबर होगा? इस पर्टिकुलर एंगल के साइन के बराबर होगा वो। ये हमने देखा था ना कि इस पर्टिकुलर एंगल के बराबर होगा। कॉस अल्फा इस पर्टिकुलर एंगल के कॉस के बराबर होगा। तो जब साइन अल्फा हम निकाल रहे हैं यहां से, दैट मीन्स हम इस एंगल को और इस ट्राइएंगल को कंसीडर कर रहे हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि इसका रीजन मैंने आपको बताया है, क्योंकि यही लाइन इस एंगल को और इस एंगल को दोनों को एक्स एक्सिस से बाउंड कर रहा है। इसीलिए इस एंगल का साइन इस एंगल का साइन बराबर, इस एंगल का कोसाइन इस एंगल का कोसाइन बराबर। कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो इस एंगल का उसी वही कॉरेस्पॉन्डिंग ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो इस एंगल का बराबर होगा। ठीक है, तो चलिए, तो यहां से भी अगर इस तरह का भी कुछ हो, इस तरह का भी कुछ हो, तो यहां भी ए एक्स इज इक्वल टू ए कॉस अल्फा, ए वाई इज इक्वल टू ए साइन अल्फा। अब इसका एक छोटा सा उदाहरण आप देखना चाहें तो मैं दिखा देता हूं आपको। ये मान लेते हैं कि अल्फा हमारा 150 डिग्री है। अल्फा कितना है? 150 डिग्री है। ये वेक्टर ए है, ये एक्स, ये ए वाई। मैं एक्स आई नहीं लिख रहा हूं, मुझे बस अभी इसके कंपोनेंट से मतलब है। चलिए भाई, अब ये एंगल का साइन या कोसाइन मैंने कहा इस एंगल के साइन या कोसाइन के बराबर होगा, या फिर इस एंगल का टेंजेंट इस एंगल के टेंजेंट के बराबर होगा, एंड सिमिलरली फॉर अदर ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज। तो चलिए, अब cos 150 डिग्री, cos 150 डिग्री मतलब क्या? मतलब हम इस एंगल को कंसीडर करके बात कर रहे हैं। अब इस एंगल को हमें लेना होगा, क्योंकि आपने ट्रिगोनोमेट्री में पढ़ा है जब ये लाइन मूव करता है, ये जो लाइन है वहां पे ट्रिगोनोमेट्री में इसको हम रिवॉल्विंग लाइन मानते हैं, जिसको मूव कराते हैं क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो जब ये लाइन मूव कर रहा है तो ये मूव करके यहाँ पे आया सेकेंड क्वाड्रेंट में। ठीक है, जब सेकेंड क्वाड्रेंट में आया तो जब इस एंगल का हम कोसाइन यहाँ निकालना चाह रहे हैं, दैट मीन्स हम इस एंगल को और इस ट्राइंगल को, राइट एंगल ट्राइंगल को ट्रीट कर रहे हैं। तो जब cos 150 करेंगे तो इसका मतलब ये एंगल अगर जो भी थीटा है, इस थीटा cos थीटा को हम क्या लिख रहे हैं? क्या लिख रहे हैं? क्यों ऐसा लिख रहे हैं? क्योंकि cos 150 is equal to cos of theta, where theta is this angle. Reason being, the same vector bounds this angle and this theta from the direction of x-axis. x-axis से ये दोनों एंगल को यही लाइन बाउंड कर रहा है, इसलिए ट्रिगोनोमेट्री में इसका पूरा एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे उतना समझाऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा।
तो cos 50 जिसको cos थीटा के बराबर भी होगा, वेयर थीटा इज दिस, डेफिनेटली ये 30 डिग्री के बराबर एंगल है, क्योंकि ये पूरा 180 होता है, तो थीटा 30 है, 30 है। तो आपको लगेगा कि cos 30 का जो वैल्यू होता है वो क्या हो जाएगा, cos 30 का जो वैल्यू होगा आपको लगेगा कि cos 30 तो भाई सिंपल √3/2 होता है, तो क्यों नहीं। और cos 50 आप देखें, cos 150 का वैल्यू कितना होना चाहिए, cos 150 का वैल्यू नेगेटिव आएगा। क्यों नेगेटिव आएगा अभी आपको पता चल जाएगा। यहां देखिए cos 150 इज इक्वल टू cos 90 प्लस 60, दैट मीन्स माइनस साइन 60, दैट मीन्स माइनस √3/2। तो ये थीटा यानी कि cos 50 और cos थीटा यानी कि इसका इन दोनों का वैल्यू माइनस √3/2 होगा। ऐसा क्यों, क्योंकि जब cos इस वाले एंगल को करेंगे तो जो बेस है cos थीटा इज इक्वल टू बेस बाई हाइपोटेनस, बेस आपका नेगेटिव हो जाएगा, हाइपोटेनस तो हमेशा पॉजिटिव रहता है, इसीलिए ऑटोमेटिकली ये माइनस √3/2 आ जाएगा। एंड दैट इज द रीजन व्हाई द कोसाइन ऑफ दिस इज इक्वल टू द कोसाइन ऑफ दिस। ध्यान रखना है आपको इस चीज को। चलिए, जैसा कि मैंने कहा इसको आप डिटेल में जाके ट्रिगोनोमेट्री में समझें, इट इज इंपॉर्टेंट। cos 150 इज इक्वल टू cos थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहां से, बेस यानी कि ax डिवाइडेड बाई व्हाट, हाइपोटेनस यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ a, यानी कि ax इज इक्वल टू a cos 150। अब देखिए कैसे आपको 150 इज इक्वल टू माइनस √3/2 यानी कि a माइनस √3a/2, दैट्स इट। अपने आप x कंपोनेंट नेगेटिव आना था, देखिए आ गया, क्योंकि नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ x की तरफ है, क्योंकि हमने इधर पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x लिया हुआ है। तो ये सब चीजें आपको थोड़ी सी समझनी होंगी। मेरा ट्रिगोनोमेट्री पहले पढ़ाने का, कैलकुलस वगैरह से पहले ट्रिगोनोमेट्री कराने का यही कारण था, क्योंकि ट्रिगोनोमेट्री आर गोइंग टू बी वेरी क्रूशियल इन ऑल दोज टॉपिक्स, वेदर इट इज कैलकुलस, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, एवरीवेयर ट्रिगोनोमेट्री हैज बीन यूज्ड। सो दिस इज द रीजन कि मैंने ट्रिगोनोमेट्री को सबसे पहले और अलजेब्रा को सबसे पहले सेलेक्ट किया आपको पढ़ाने के लिए। चलिए, समझ में आ गया आपको ये सब कुछ। अब यहाँ पे अपने प्रॉब्लम में लौटते हैं, ठीक है। अब ये 135 है, तो 135 यानी कि इस एंगल से ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो को मेजर करेंगे, यानी कि ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो ऑफ दिस एंगल इज इक्वल टू द कोरिस्पोंडिंग ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो ऑफ दिस एंगल। कोरिस्पोंडिंग क्यों कह रहा हूं कि अगर इस एंगल का साइन लेंगे तो इसका भी साइन लेना होगा, इसका टेंजेंट लेंगे तो इसका टेंजेंट, इसका कोसाइन तो इसका भी कोसाइन, इसलिए चलिए साफ साफ आप इसका मैग्नीट्यूड VPG से हम सिंपली दर्शाएंगे। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि अगर इसमें हम कंपोनेंट वेक्टर भी ऐड कर दें, यूनिट वेक्टर, तो ये I और ये J, ये पूरा वेक्टर कंपोनेंट्स हो गया इसका। चलिए यहाँ पे सबसे पहले तो हमें क्या करना है कि cos 135, या डायरेक्ट लिख दूं अब तो समझ जाएंगे, VPG x इज इक्वल टू VPG cos 135। एक बार चलिए आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। VPG चाहे cos 135 डिग्री इज इक्वल टू cos 35, यानी कि cos दिस इज इक्वल टू बेस, यानी कि VPG x, इसका x कंपोनेंट डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस VPG। सो VPG x इज इक्वल टू VPG cos 135 डिग्री। वही चीज यहाँ पे मैंने लिखा है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए यहाँ पे, ऑफ कोर्स। हाँ ठीक है, आपने देख लिया, यही चीज यहाँ पे मैंने लिखा है। सिमिलरली VPG y इज इक्वल टू VPG साइन 135 डिग्री। ये कितना आ जाएगा भाई, VPG हमारा कितना है हमें पता है, VPG हमारा 125 माइल्स है, मैग्नीट्यूड तो हमें पता ही है, तो 125। अब देखिए VPG x कंपोनेंट के नेगेटिव आना चाहिए, ऑटोमेटिकली नेगेटिव आ जाएगा। 125 इसको लिख सकते हैं cos 90 प्लस 45 इज इक्वल टू, अब cos 90 प्लस 45 माइनस साइन 45 1/√2, यानी कि माइनस यहाँ पे आ जाएगा 125/√2,
√2, दैट्स इट। उसी तरह अब y तो भाई पॉजिटिव है, पॉजिटिव y के तरफ, तो ये पॉजिटिव y ही आएगा, देख सकते हैं हम। ये आ जाएगा 125 इंटू साइन 135 इज इक्वल टू कॉस 45। कॉस 45 का वैल्यू 1/√2। इसको भी इसी तरह से साइन 90 प्लस 45 लिखेंगे, साइन 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, तो वही 125/√2। अब चलिए, हमें पता है कि किसी भी वेक्टर को उसका जो वेक्टर कंपोनेंट्स है उसके टर्म में हम कैसे लिखते हैं। अगर कोई वेक्टर r को हम उसके x कंपोनेंट प्लस उसके y कंपोनेंट के साथ ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर z डायमेंशन भी हो, z वाला कंपोनेंट भी हो, तो यहाँ पे z के भी ऐड कर देते हैं, बट यहाँ पे 2 डायमेंशन का काम है हमें। चलिए भाई, तो उसी तरह से नाउ यहाँ पे वेक्टर vp को वेक्टर vpg प्लस वेक्टर vw। अब ये जो वेक्टर vpg है इसको अपने i और j कंपोनेंट के साथ लिख दें, यानी कि vpg x i प्लस vpg y j प्लस अब vpy vw। अच्छा, जैसे हमने इसका कंपोनेंट निकाला उसी तरह इसका कंपोनेंट भी हम निकालेंगे। अब यहाँ पे जो थीटा है, यहाँ पे तो 135 था, यहाँ पे जो ये जो वेलोसिटी ऑफ विंड है, यहाँ पे जो थीटा है वो क्या है, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x से हमेशा एंगल को मेजर किया जाता है, वो है हमारा 180 डिग्री। तो क्या हो जाएगा, इसका x कंपोनेंट क्या हो जाएगा, y कंपोनेंट तो 0 होगा, हमें पता है, क्योंकि y की तरफ इसका कोई कंपोनेंट नहीं है। हम देख सकते हैं, हम इस चीज़ को देख सकते हैं। यहाँ पे जो ये एंगल बना रहा है VW, वो कितना बना रहा है, 180 डिग्री पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x से। हमेशा एंगल को पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x से ही मेजर करते हैं। तो हम देखिए इसका VW x इज इक्वल टू, इसका x कंपोनेंट क्या होगा, VW cos 180 डिग्री इज इक्वल टू VW, क्योंकि माइनस VW, क्योंकि cos 180 -1। उसी तरह इसका y कंपोनेंट आप निकाल के देख लीजिए, क्या आ जाएगा, VW sin 180, और sin 180 का वैल्यू 0, यानी कि 0, y कंपोनेंट है ही नहीं, इसीलिए। तो ये x कंपोनेंट है, यहाँ पे ये क्या है, सिर्फ x कंपोनेंट है, तो इसको हम लिख सकते हैं VW i के साथ। यहाँ पे x मैंने जानबूझ के नहीं लिखा है, क्योंकि भाई एक ही कंपोनेंट ही है इसका, तो क्या जरूरत है, इसका मैग्नीट्यूड के साथ i लगा देते हैं। अब आपको लग रहा होगा कि ये तो नेगेटिव डायरेक्शन में है, तो यहाँ पे नेगेटिव क्यों नहीं लगा, इसलिए नहीं लगा क्योंकि जब आप इस एंगल को कंसीडर करेंगे ना, तो ऑटोमेटिकली ये नेगेटिव, जब यहाँ पे वैल्यू को रखेंगे, जब कंपोनेंट को लेंगे, तो अपने आप ये नेगेटिव आ जाएगा। इसको हम और क्लैरिफाई करके VWX, इसका x का कंपोनेंट इस तरह से लिखते हैं। अब यहाँ ये अपने आप नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है, देखते हैं। ये एंगल जो है ना, ये एंगल इसको पॉजिटिव या नेगेटिव अकॉर्डिंग टू इट्स रिस्पेक्टिव डायरेक्शन अपने आप बना देगा। चलिए, अब VPGX हमारा कितना आया है, -125/√2i। देखिए इसको नेगेटिव बना दिया, i नेगेटिव की तरफ, ये VPGX नेगेटिव x की तरफ, नेगेटिव आ गया ये, वही मैं कह रहा था। y यहाँ पे 125/√2j। अब अब यहाँ पे VWX, इसका x कंपोनेंट क्या आया था, -VWI माइनस VWI 125/√2। अभी आया था ना ये -VWI, नहीं आया था, VWX इज इक्वल टू VW cos 180 डिग्री माइनस VW, उसी में आई हमने लगा दिया है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे वेक्टर कंपोनेंट के फॉर्म में लिख रहे हैं ना, इसलिए। चलिए भाई, 125/√2j माइनस, अब VW, विंड का वेलोसिटी कितना है, 150, तो यहाँ पे ये मैग्नीट्यूड ही है, तो सॉरी 50, तो 50i। अब i को एक साथ ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा -125/√2 प्लस 50
आई प्लस 125/√2 जे। आई कॉम्पोनेंट और जे कॉम्पोनेंट, यानी कि इस वेक्टर को इसके एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट के टर्म में हमने लिख लिया। अब हमें पता है कि अगर कोई भी वेक्टर अपने एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट में लिखा जाए तो उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है √(x² + y², दैट्स इट, यानी कि उसके एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस उसके वाई कंपोनेंट का स्क्वायर। तो यहां पे इसका मैग्नीट्यूड तो हमने अब निकाल लिया, एक तरह से समझिए। देयरफॉर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर VP, यानी कि सिर्फ वेक्टर VP इज इक्वल टू इसका एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर। ये पूरा आई जब या जे लगाते हैं तो ये पूरा वेक्टर कंपोनेंट होता है, हमें इस बार अब सिर्फ ये कंपोनेंट लेना है, ठीक है। क्या हो जाएगा, -125/√2 + 50 का स्क्वायर प्लस 125/√2 का होल स्क्वायर। अब ये लंबा कैलकुलेशन है तो इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो मैंने आंसर इसका लिखा हुआ है, ये आएगा आपका ऑलमोस्ट 163 mph। इसको मैंने कैलकुलेट किया हुआ है, तो जब हम कैलकुलेट करेंगे तो एग्जैक्टली आएगा 162.5 समथिंग। उसी को मैंने अप्रॉक्सीमेटली 163 mph कर दिया। अब हमें फाइंड करना है कि भाई इसका डायरेक्शन क्या होगा, क्योंकि आपसे डायरेक्शन भी पूछा जाएगा। यहां तो सिर्फ स्पीड पूछा गया है, बट डायरेक्शन भी पूछा जाएगा आपसे। तो अगर डायरेक्शन पूछा गया तो डायरेक्शन कैसे निकालेंगे? जब किसी वेक्टर का आप एक्स कंपोनेंट आपको पता है, वाई कंपोनेंट पता है, तो डायरेक्शन निकालने में कोई दिक्कत ही नहीं है भाई। ये एक्स ए वाई ये हमारा अल्फा है, तो tan अल्फा इज इक्वल टू AY/AX, दैट्स इट। यही हमारा डायरेक्शन हमें निकालना है। तो इसका डायरेक्शन यानी कि ये एंगल हम निकाल लेते हैं, दिस एंगल मान लेते हैं, कुछ है थीटा है जो भी है, तो क्या हो जाएगा tan ऑफ थीटा हमारा क्या हो जाएगा, ये x यहां के लिए इसका क्या, हम ये देखिए एक चीज और आपको बता दूं मैं थोड़ा। अब हमें डायरेक्शन इस वेक्टर का निकालना है VP का, ये VPG है, ठीक है, ये VPG है। अब डेफिनेटली साफ साफ है कि इसका झुकाव जो है वो नॉर्थ वेस्ट की तरफ है, इस वेक्टर का भी, इसीलिए हम इधर के तरफ इसका डायरेक्शन निकालेंगे। तो मान लेते हैं कि कोई ये वेक्टर जो है VP इस तरह से इधर झुका हुआ होगा कहीं पे, और वो जो एंगल बना रहा है यहाँ पे वो एंगल थीटा है, तो वही tan थीटा हो गया आपका। उसके बाद उसका y कंपोनेंट यानी कि 125/√2 बाई x कंपोनेंट यानी कि -125/√2 + 50। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आएगा थीटा इज इक्वल टू 32.5 डिग्रीज। माइनस नेगेटिव का मतलब क्या हुआ, क्योंकि वेक्टर यहां से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर हो रहा है, इस नेगेटिव एक्स से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही तो मेजर हो रहा है ना, इसलिए ये जो आंसर है वो नेगेटिव आया है। तो हमारा डायरेक्शन क्या होगा, 33 डिग्रीज नॉर्थ ऑफ वेस्ट, मतलब 32.5 डिग्रीज नॉर्थ ऑफ वेस्ट, यानी कि वेस्ट से ये जो वेक्टर होगा VP, ये क्या होगा, वेस्ट से 32.5 डिग्रीज टुवर्ड्स नॉर्थ। तो डायरेक्शन क्या हो गया, इसलिए वेक्टर VP इज 32.5 डिग्रीज नॉर्थ ऑफ वेस्ट। इस तरह से लिखते हैं, ये नेगेटिव साइन यही दर्शा रहा है। वही अगर हमें इस वेक्टर का पॉजिटिव x के रेस्पेक्ट में एंगल चाहिए होगा तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, 180 में से उस 32.5 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, वही इसका एंगल हो जाएगा पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x से, दैट्स इट।
तो अगर आपसे पूछा गया कि ये जो वेक्टर है नया वीपी जो है हमारा, ये वेक्टर वीपी ये पॉजिटिव एक्स से किस तरफ डायरेक्ट है या ईस्ट से किस तरफ डायरेक्टेड है, तो ये जो एंगल आएगा बस वही आपका आंसर हो जाएगा, दैट्स इट। तो चलिए, तो इस तरह से हम वेक्टर्स के सवाल को बनाते हैं, कंपोनेंट में रिजॉल्व करके इसी तरह से हम सवाल को बनाते हैं, राइट। तो इसको आपको ध्यान में रखना होगा। अब ये एक ही प्रॉब्लम बनाने में इतना टाइम मैंने क्यों दिया है, इसका कारण है क्योंकि यहाँ से आपको पता चलेगा कि कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कैसे करते हैं, किस तरह से बनाते हैं, ठीक है। सो दैट इज द रीजन व्हाई वन प्रॉब्लम। आई होप आपको इसको समझ में आया होगा, अगर नहीं आया तो डेफिनेटली आप दोबारा पूछिए मेरे से, यू हैव टू आस्क मी अगेन। मुझे पता है पहली बार में ये बहुतों को नहीं समझ में आया होगा, लेकिन उससे कोई दिक्कत नहीं है, ये ऐसा होता है सबके साथ, मेरे साथ भी हुआ था, आपके साथ भी हो रहा होगा। 2-3 बार 4 बार 5 बार करने के बाद प्रैक्टिस ये बनेगा। इसको आप खुद से बनाइए एक बार, ट्राई टू सॉल्व इट बाय योरसेल्फ। उसके बाद ये प्रॉब्लम आपसे सॉल्व होने लगेगा, पता चलेगा कि किस तरह से कंपोनेंट्स को रिजॉल्व करते हैं, किसी वेक्टर को कंपोनेंट्स में रिजॉल्व किया जाता है, ठीक है। तो आई थिंक टाइम हो गया है आज काफ़ी, आज यहीं तक रहने देते हैं या एक और थोड़ा सा देखते हैं, कर लेते हैं, इसको पहले कर लीजिए। चलिए थोड़ा सा 1-2 और है उसको भी देख लेते हैं आज, उसके बाद क्लास को ख़त्म करेंगे। चलिए, ये यहाँ पे देखिए, गिवन 2 नॉन कोलिनियर वेक्टर्स A and B, find an expression for any vector R lying in the plane determined by वेक्टर A एंड वेक्टर B। अब ये जो प्रॉब्लम है एक थ्योरम की तरह है, मतलब कि किसी भी वेक्टर R को 2 नॉन कोलिनियर वेक्टर्स A और B के टर्म में किस तरह से लिखते हैं, ये एक थ्योरम है। सबसे पहले इसको समझने के लिए एक चीज समझना होगा, हमने वेक्टर स्केलर प्रोडक्ट को देखा था, स्केलर प्रोडक्ट को, जहाँ की हम किसी स्केलर क्वांटिटी को किसी वेक्टर से मल्टीप्लाई कर रहे थे। जैसे कि एक स्केलर है हमारा m, अगर उसको किसी वेक्टर a से मल्टीप्लाई करते थे तो हमारा प्रोडक्ट एक नया वेक्टर बनता था ma। अब इस नए वेक्टर का डायरेक्शन पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकता है अकॉर्डिंग एज m इज नेगेटिव और पॉजिटिव, ठीक है। तो ये हमने देखा था। अब चलिए, अब मुझे ये बताइए, ये वेक्टर है a, ठीक है, ये एक और वेक्टर है इसी डायरेक्शन में, कोई वेक्टर है ये, इस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो है 3 मीटर्स, इसका मैग्नीट्यूड 3 मीटर, यानी कि साइज 3 मीटर लंबाई है, इसका लेंथ है। इसका जो लंबाई है वो 1 मीटर है, ठीक है। डायरेक्शन तो सेम ही है, हम देख रहे हैं। अगर इसी वेक्टर को हम इस तरह से 3 मीटर तक लंबा कर दें, 3 मीटर तक,
तो क्या इस वेक्टर को हम 3, अगर ये वेक्टर हमारा, इसका साइज 1 मीटर है, साइज है 1 मीटर, इस वेक्टर को हम नाम देते हैं वेक्टर ए, वेक्टर ए। तो अगर इसको हमें 3 मीटर बनाना होगा, इस वेक्टर को अगर 3 मीटर बनाना होगा, तो क्या हम यहाँ पे 3 इंटू वेक्टर ए लिख सकते हैं? तो किसी भी वेक्टर को अगर उसके साइज को बड़ा या छोटा करना है तो उसको हम x इंटू वेक्टर ए मान लेते हैं। a कोई वेक्टर है तो उसको अगर किसी x से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि उस वेक्टर के साइज को हम एक्सटेंड कर रहे हैं या डिक्रीज कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि डायरेक्शन तो सेम ही है। अब इसका साइज हमें इंक्रीज या डिक्रीज करना है। अब इसके बराबर करना है तो हमें 3 से मल्टीप्लाई करना हुआ, यानी कि ये वेक्टर बराबर ये हो गया अब हमारा। ठीक है, तो किसी भी वेक्टर को हम इस तरह से लिख सकते हैं, किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करके। और उसका उदाहरण अब हम अभी इस प्रॉब्लम को बनाते समय देखेंगे। चलिए देखते हैं। अब यहां पे कह रहा है कि गिवन टू नन कोलिनियर वेक्टर्स, नन कोलिनियर वेक्टर्स मतलब पैरेलल तो भाई नहीं है वो दोनों, A and B, find an expression for when any vector are lying in the plane determined by A and B। अब किसी भी दो वेक्टर्स का एंड पॉइंट जब मिलता है, मतलब टेल को जब हम मिलाएंगे किसी दो वेक्टर का, तो हमें एक प्लेन बनता हुआ दिखेगा। मान लेते हैं ये हमारा वेक्टर A है और ये हमारा वेक्टर B है। थोड़ा और छोटा कर लें, कुछ ज़्यादा ही बड़ा मैंने कर दिया। ये हमारा वेक्टर B है। ठीक है भाई, अब हम देख सकते हैं जब इसका एंड पॉइंट यहां पे मिला हो तो हमें एक प्लेन बना, वेक्टर A और वेक्टर B मिलके एक प्लेन बना रहा है, राइट। ये जो वेक्टर R है हम ऐसा मान लेते हैं कि इसी के प्लेन में एक वेक्टर है, एक वेक्टर है, ये है हमारा वेक्टर R। कह रहा है कि फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर एनी वेक्टर आर लाइंग इन द प्लेन डिटरमाइंड बाय A एंड B। A और B जो मिलके प्लेन बना रहा है उसी में लाई कर रहा है, तो ये वेक्टर R है जो कि A और B के प्लेन में लाई कर रहा है। अब क्या करते हैं कि इस वेक्टर को थोड़ा और हम एक्सटेंड कर लेते हैं, यहां तक कर सकते हैं ऐसा किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करके। इसको अब इसके पैरेलल में ये थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं इसको। ठीक है, इसको जो है इस वेक्टर को हम थोड़ा बड़ा कर लेते हैं ताकि हमें पता रहे। अब यहां तक आ गया ये। ठीक है, अभी भी पैरेलल नहीं लग रहा है हमें, इसको थोड़ा हम पैरेलल दिखाना चाह रहे हैं। ठीक है, अब लग रहा है पैरेलल है। आर को थोड़ा और बड़ा कर देते हैं। ये वाला वेक्टर हमारा आर है, इसको यहाँ पे, यहाँ तक हमारा आर है और ये हमारा, यहाँ तक हमने इसको एक्सटेंड कर लिया, राइट। फिगर सही से नहीं बना है, फिगर थोड़ा अच्छे से बनाना होगा हमें। चलिए भाई देखते हैं। ये है मेरा वेक्टर ए, ये है वेक्टर बी और ये मेरा जो है एक वेक्टर है आर जो कि इन दोनों के प्लेन में बन रहा है। इसको हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो यहाँ से इसके पैरेलल में एक लाइन खींचते हैं और अब इस वेक्टर को एक्सटेंड यहाँ तक हम कर देते हैं। ठीक है,
अब क्या करते हैं, यहाँ से इसको मैच करा देते हैं, ठीक है। अभी पैरेललोग्राम तो नहीं लग रहा है, अभी भी ये पैरेललोग्राम नहीं लग रहा है। चलिए ठीक है, हम देखते हैं थोड़ा सा। ये वेक्टर ए, ये वेक्टर बी, और ये जो वेक्टर है ये इनके प्लेन का वेक्टर है। इसको और थोड़ा अगर हम बड़ा कर लें तो अब तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखता हूँ, इस लाइन को हमने यहाँ तक एक्सटेंड कर लिया और इसके पैरेलल हमने यहाँ तक खींच लिया लाइन। चलिए भाई, इस आर को हम क्या करते हैं ना, थोड़ा इस तरह से बनाते हैं, यहीं तक, ठीक है, यहीं तक बनाते हैं। अब सबसे पहले यहां से अब ठीक है, अब आई थिंक पैरेललोग्राम जैसा दिख रहा है। क्यों? ये हमारा मान लेते हैं ये वेक्टर बी है यहाँ तक, इसको हमने यहाँ तक एक्सटेंड कर दिया। चलिए, ये वेक्टर ए और ये हमारा आर जो कि इन दोनों के प्लेन में बन रहा है। अब वेक्टर ए और वेक्टर ए, वेक्टर बी का जो वेक्टर ए का जो साइज है हम देख सकते हैं कि इतना बड़ा है। इसको हमने यहाँ तक एक्सटेंड कर दिया है इसी डायरेक्शन में, तो ये एक हमें नया वेक्टर मिला। इस नए वेक्टर को सबसे पहले तो ये मान लेते हैं ओ पी क्यू आर। नाउ extend by using the extensions, चाहे इस तरह मत लिखिए, ऐसे करके लिखिए, by extending vectors A and B, by extending vectors A and B, vector OP is equal to x into vector A and vector OR is equal to y into vector B। यहाँ पे where x is a scalar जो हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा, and यहाँ पे where y is a scalar। अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा कि वेक्टर को एक्सटेंड करके किस तरह से किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करके उसको घटा सकते हैं या बढ़ा सकते हैं, राइट। अगर किसी फ्रैक्शन से किसी वेक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे तो डेफिनेटली उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड घट जाएगा। किसी रियल नंबर से अगर मल्टीप्लाई करेंगे, किसी इंटीजर से मल्टीप्लाई करेंगे, डेफिनेटली वो इंटीजर जीरो ना हो तो वो वेक्टर इंक्रीज कर जाएगा, उसका मैग्नीट्यूड इंक्रीज कर जाएगा। तो यहाँ पे x और y एक ऐसे स्केलर्स हैं जिनको हमने मल्टीप्लाई किया रेस्पेक्टिवली, तो a का साइज इतना हो गया। मतलब यही वेक्टर, अब जो ये OP है इसी को हम XA लिख सकते हैं, क्योंकि जब a को इस स्केलर x से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें मिल रहा है वेक्टर OP। सिमिलरली फॉर वेक्टर OR हमने क्या किया कि इस PQ को और OR को मिला दिया। अब ये वेक्टर, ये पूरा OR और PQ एक दूसरे से पैरेलल है, उसी तरह OP और RQ एक दूसरे के पैरेलल है। क्लियरली OP QR इज ए पैरेललोग्राम। भाई ये पैरेललोग्राम है, ये वेक्टर B है, ये सिर्फ वेक्टर B है, यानी कि वेक्टर OR जो है वो क्या है, y इंटू
बी, राइट, और यहाँ पे वेक्टर OP जो है x इंटू ए है। तो ये जो वेक्टर है यहाँ पे ये भी क्या है, y इंटू बी, और ये यहाँ से यहाँ तक ये जो RQ है ये क्या है, x इंटू वेक्टर ए। आपको पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन याद आ रहा होगा। ये जो डायगोनल है ये क्या है, रिजल्टेंट है वेक्टर XA यानी कि वेक्टर OP एंड वेक्टर PQ का, या फिर वेक्टर OR और वेक्टर RQ का। ऑफ कोर्स वेक्टर RQ और वेक्टर OP सेम ही वेक्टर्स हैं क्योंकि डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड सेम है तो दे आर इक्वल। उसी तरह वेक्टर OR और वेक्टर PQ भी सेम है। नाउ इसलिए R by using parallelogram law of vector addition, वेक्टर R इज इक्वल टू, या इसको थोड़ा और एक स्टेप बढ़ा देते हैं, वेक्टर OQ इज इक्वल टू वेक्टर OP प्लस वेक्टर PQ। ठीक है, इसलिए OQ इज इक्वल टू वेक्टर R को ही OQ हम वेक्टर OQ कह रहे हैं, वेक्टर OP हमारा x इंटू वेक्टर A और वेक्टर PQ हमारा y इंटू वेक्टर B। दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन। अब ये हम साफ साफ देख सकते हैं कि ये जो XA और YB है ये बेसिकली इस वेक्टर R के कॉम्पोनेंट्स हैं अलोंग द वेक्टर A एंड वेक्टर B's डायरेक्शन। इन दोनों डायरेक्शन में इसके कॉम्पोनेंट्स हैं। तो हम ये देख रहे हैं किसी भी वेक्टर को उसके कंपोनेंट के फॉर्म में इस तरह से लिख सकते हैं। अगर यही जो प्लेन बन रहा है यही मेरा अगर होता x, जो हमारा वेक्टर A है, ये अगर x एक्सिस के तरफ पॉजिटिव x के तरफ यूनिट वेक्टर हो जाता, तो अगर वेक्टर A और वेक्टर B यूनिट वेक्टर्स होते हैं यानी कि एक दूसरे से परपेंडिकुलर होते हैं, तो वही R क्या हो जाता हमारा, xi प्लस yj। कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पे ये यूनिट वेक्टर्स नहीं है, ये किसी भी डायरेक्शन में हो सकते हैं, इसलिए इस तरह तो किसी भी वेक्टर को हम इस फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, वहीं ये वेक्टर A और B क्या है, डेफिनेटली डायरेक्शन दिखा रहा है। किसका डायरेक्शन, इस वेक्टर के x कंपोनेंट का, या x कंपोनेंट कहें या कहें इस तरह कह सकते हैं कि इसी वेक्टर का एक कंपोनेंट का और दूसरे कंपोनेंट का डायरेक्शन दिखा रहा है। वही अगर मैंने कहा कि अगर वेक्टर A और वेक्टर B I और J होते हैं यानी कि एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं और x y के तरफ होते हैं, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो यही हमारा जनरल एक्सप्रेशन होता है। तो किसी वेक्टर को 2 डायमेंशन में इस तरह से हम एक्सप्रेस करते हैं। और चूंकि हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम हम ज़्यादातर टाइम, I mean 98% of the time, we consider the coordinate system to be rectangular coordinate system where the positive x axis signifies the direction of I, similarly positive y for j। Therefore किसी भी वेक्टर को हम इस तरह से लिख सकते हैं रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में 2 डायमेंशनल। अगर 3 डायमेंशन होगा तो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि इसी तरह से 3 डायमेंशन में यहाँ पे एक और वेक्टर ऐड होगा। और जब ये तीनों के तीनों वेक्टर्स i, j और k होंगे तो उनको इस तरह से हम लिख सकते हैं, जहाँ की एक और हम ऐड कर देंगे z कंपोनेंट zk। तो वो नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे फाइंड करके। ठीक है, चलिए याद रहे कि किसी 2 वेक्टर्स का जब टेल हम किसी पॉइंट पे मिलाते हैं, मीट कराते हैं, तो वो दोनों वेक्टर मिलके एक प्लेन बनाते हैं, जैसे कि यहाँ पे प्लेन बना है। और ये कह रहा है कि फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर एनी वेक्टर आर लाइंग इन द प्लेन डिटरमाइंड बाय द 2 वेक्टर्स a एंड b। तो जब a का और b का टेल यहाँ पे मिला तो डेफिनेटली एक प्लेन बना, इसी प्लेन में r है। ठीक है, और r को हमने a और b के टर्म में ऐसे एक्सप्रेस कर लिया।
सो दैट्स इट। माफ़ करिएगा, इस फिगर को बनाने में थोड़ा समय लगा मुझे, क्योंकि जब खुद बनाना होता है तो रफ फिगर कैसा भी बना के हम देख सकते हैं, बट आपको समझाना है तो थोड़ा सा देखने में लगना चाहिए कि पैरेललोग्राम है। डेफिनेटली ये भी उतना नहीं लग रहा ये, लेकिन काफ़ी नियर टू पैरेललोग्राम जैसा है ये। चलिए, सो आई थिंक ये क्लास काफ़ी लंबा हो गया। दैट्स इट फॉर टुडे। आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक और इसी को हम 3 डायमेंशन में एक्सप्रेस करेंगे, और उसके बाद मैक्सिमम 2 क्लास लगेंगे जहाँ की जो वेक्टर के प्रोडक्ट्स हैं, जैसे वेक्टर डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, ये सब कुछ कर लेंगे और हमारा वेक्टर्स पूरा खत्म हो जाएगा। तो 2 क्लास मान के चलिए कि लगेगा। एक क्लास हम डेडिकेट करेंगे उसके बाद प्रॉब्लम्स के लिए, जहाँ की हम कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे, एंड दैट्स इट। उसके बाद फिर एक क्लास में हम थोड़ा सा इनइक्वालिटीज़ करेंगे जैसा कि मैंने कहा था, और फिर हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स को शुरू कर देंगे। थोड़ा वेक्टर्स में टाइम लग रहा है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि ये टाइम टेकिंग थोड़ा सा चैप्टर है भी, क्योंकि चूँकि ये फिज़िक्स में बहुत यूज़फुल है, आपके पूरे फिज़िक्स में काम देने वाला है, इसीलिए मैं इसमें थोड़ा सा टाइम ले भी रहा हूँ ताकि कुछ छूटे नहीं। जब हम वेक्टर्स कर रहे हैं तो इसको पूरी तरह से कर देते हैं कि एटलीस्ट जो आपके अभी के सिलेबस में है, सिर्फ 11-12 की बात नहीं कर रहा हूँ, 11-12 से लेके आगे तक जो जेई एडवांस और जो CMI या इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट ये सब का जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी। तो इन सारों में जितना टॉपिक सिलेबस है एटलीस्ट उसको ख़त्म करने का टारगेट है, इसीलिए इतना टाइम इसमें लगा। शुरू में मेरा प्लान था कि इसको 2-3 क्लास में बेसिक्स बता के एडिशन वगैरह ख़त्म कर देंगे और फिर सीधे कॉम्प्लेक्स नंबर शुरू कर देंगे, लेकिन फिर मुझे लगा कि जब ये करवा रहे हैं तो ये आसानी से आप कर सकते हैं और पूरा कर सकते हैं, इसीलिए मैंने इसमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लिया है। तो डेफिनेटली कोई ज़्यादा नहीं है, ये 5वां लेक्चर है वेक्टर का आज। 6, 7, 8 बहुत ज़्यादा लगेगा, तो इसके बाद 2 लेक्चर जैसा मैंने कहा, तो 6, 7, तो 7 लेक्चर वेक्टर में पूरा सिलेबस ख़त्म करने के लिए बहुत ज़्यादा नहीं है। इट्स गुड, ठीक है। और जैसा कि मैंने आपको कम्युनिटी पोस्ट में कहा था कि मेरा चश्मा टूट गया है और मुझे फिर से ऑर्डर करना पड़ा है, तो हो सकता है कि थोड़ा सा 4-5 दिन मुझे वीडियो डालने में दिक्कत हो, तो बी पेशेंट विथ मी। और हो सकता है जल्दी ही आ जाए, कल परसों ही आ जाए, तो कोई दिक्कत नहीं है। मतलब मैक्सिमम एक एस्टिमेटेड टाइम बता रहा हूँ आपको। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।